आपका पॉइंट टू बी नोटेड है। आप ये कहना अवॉइड करिए कि राहुल गांधी गौमांस खाते हैं, वो फिरोज के पोते हो सकते हैं, लेकिन गौमांस वाली बात को अवॉइड करें जी। नहीं अमीश देवगन जी, ये दुर्भावना देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खाते हो, गौमांस खाते हैं। आप ऐसे नहीं है, सनबोर शुल्लाई आपका विरोध दर्ज हुआ है, आपका विरोध दर्ज हुआ है और प्रेम शुक्ला जी को इसकी जानकारी भी दी गई है। अब आप दोनों सुचिता का परिचय दीजिए। प्रेम शुक्ला। नहीं, अमीश जी गौमांस भक्षक को गौमांस भक्षक कहना मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं 100 बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा राहुल गांधी जनता पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी गौमांस भक्षक की भारतीय जनता गौमांस भक्षक को चरण पखारने वाले चमचे अभय दुबे आपको बेशर्मी की गांधी जी तो आप स्वयं को पंडित भी कहते हो और गौमांस भक्षक के तले में भी चाटते हो। आप जो है आप जो है जो आपकी दुर्दशा है, बेशर्मी है, वो पाखंड है, लंपटता है कि आप जो है गौमांस भक्षक के तले में चाटने में स्वयं को धन्य पा रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता का, अच्छा इसको ये इशू नहीं है। राहुल गांधी का ये विषय नहीं है। मेरा निवेदन है मर्यादा को लांगे ना, मर्यादा को कोई भी ना लांगे। अरे अमीश जी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका? मैं उनके बीच में बोल रहा था क्या? वो लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। उनकी ऑडियो डाउन की जानी चाहिए। उन्होंने क्या क्या बकवास किया मैं सब धैर्यपूर्वक सुनता रहा। कैसे बंद कर सकते हैं आप? ये क्या तरीका है बहस का? कैसे आवाज बंद कर देंगे? समूचे देश की आवाज बंद करना चाहते हैं। अगर आप चिल्लम चिल्ली की बात करवा रहे हैं, देश में कोई देखिए मेरा निवेदन है वो सामने नहीं आए। इनका अनर्गल प्रलाप में अच्छा एक सेकंड 40 सेकंड प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, 50 सेकंड। देखिए अभी दुबे आपको पूरा समय मिला और आपका जो विरोध था वो दर्ज भी कराया। देखिए राहुल गांधी गौमांस खाते हैं, राहुल गांधी गौमांस नहीं खाते, वो विषय भी नहीं है, वो विषयांतर हो रहा है। विषय पर है प्रेम शुक्ला खाते हैं, ये सत्य है। नहीं, ये आपका सत्य होगा, ये आपके पास प्रूफ है। नेपाल के समाचार पत्रों में छपा है। जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मानेंगे तो मैं नेपाल के समाचार पत्रों को क्यों नहीं मानूं? नेपाल के समाचार पत्रों ने यह प्रकाशित किया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के समय राहुल गांधी ने गौमांस भक्षण किया। तो गौमांस भक्षण जो है समाचार पत्रों में पुख्ता प्रामाणिक खबरें हैं। क्या तरीका है ये? अमीश जी, आपका क्या तरीका? अभी तो भयभीत क्यों है कांग्रेस से? मेरी समझ के बाहर है। आपका चैनल कांग्रेस इतना भय क्यों खाता है? अरे आप भयाक्रांत हैं। मैं उनके बीच बोल रहा था क्या? अच्छा एक सेकंड प्रेम शुक्ला आपको निर्विरोध, आप विषय में बोलिए। आपको निर्विरोध 40 सेकंड मिल रहे हैं, अब अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड। मैं विषय पर ही बोल रहा हूं जी, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं, अभय दुबे विषय पर नहीं। अच्छा ये बताइए कि एक मेरा सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी इत्मीनान से। प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब। अच्छा ये मेरे कर्नाटक के हर पंचायत के मंदिर में, सवाल सुनिए, कर्नाटक के हर पंचायत के मंदिर में रखने दिया जाए। नहीं, बिल्कुल रखने दिया जाएगा। आपका विरोध को मैं स्वीकार कर रहा हूं। अभय दुबे आपके बीच में बोले, लेकिन एक सेकंड, हियर मी आउट। प्रेम शुक्ला हैव पेशेंस। सवाल सुनिए मेरा। सर मेरा सवाल आपसे बड़ा सरल है कि कर्नाटक की पंचायत के हर मंदिर में लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं किसी को कर रहा। मेरा कहना है कि द्वेष की भावना किसी को नहीं रखनी चाहिए। अभय दुबे को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल अभय दुबे को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, उनको भी मैं उतना ही। अभय दुबे को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपका, ये कोई भी दर्शक जो है सहजता से बता देगा। देखिए प्रेम शुक्ला जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो जनता के मुद्दों को प्रमोट करता हूँ। प्रेम भाई, प्रेम तोड़कर मेरे बीच में बोलते रहे। नहीं, मैंने रोका और मैं आपको सहजता से 1 मिनट देने को। मुझे भी आप अभय प्रदान करें। सारा अभय आप अभय दुबे को दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए शांत करिए और मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है कि कर्नाटक के हर पंचायत के हर मंदिर में, मेरा अधिकार है मेरी बात। नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है बोलने का और हमारा अधिकार है आपकी बात को हम सुने और प्रेम और अभय दुबे की भी बात को सुने। मेरा सवाल बहुत सरल है। कर्नाटक के पंचायत के हर मंदिर में आप हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि भगवा गमछा लहराओ, हवा में लहराओ और जय बजरंग बली चिल्लाओ। तो पॉलिटिकल मुद्दा तो आपने बना दिया ना इसको अब, और कांग्रेस ने छोड़ा और आपने पकड़ लिया। देखिए, अगर कोई जो है राम मंदिर पर ताला लगाने वाले, प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक बताने वाले,
आतंकवादियों को छुड़ाने वाले, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने वाले जी, अगर बजरंग बली के भक्तों को प्रतिबंधित करने का अगर कोई ऐलान करेंगे अपने घोषणा पत्र में, तो बजरंग बली के भक्तों को बजरंग बली के मंदिर में बजरंग बली के स्तोत्रों को पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमानाष्टक पढ़ना अधिकार है कि नहीं है? और भगवा ध्वज लहराना, जिन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास किया, आपको पता है हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कौन ले आया? यह शब्दावली किसने तैयार की? पी चिदंबरम ने तैयार की ना, सुशील कुमार शिंदे ने तैयार की ना, जो श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रहे थे ना। ठीक है, शादाब चौहान, सतत हिंदुत्व को कलंकित करने का कुकर्म किया है, ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या हमको अपने हनुमान जी के हनुमान चालीसा को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कांग्रेस एक गैर विषय को विषय बनाकर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल जाएंगे, या कांग्रेस ने गलती करी है? व्हाट इज योर टेक शादाब चौहान? सबसे पहले तो बजरंग दल के ताल्लुक से मैं ये बात बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो समय समय पर हथियारों के साथ ट्रेनिंग देता हुआ दिखाई देता है। और हमारे भारत में आर्मी है, हमारे पास हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, उसके अलावा किसी संगठन को या किसी लोगों को हथियार की ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं। और इस तरह के लोग रेडिकलाइज्ड गुंडे देश के लिए खतरनाक हैं। लेकिन मोदी जी के बहुत करीबी जफर सरेशवाला साहब, देश के बहुत बड़े कारोबारी है, उन्होंने कहा गुजरात में बजरंग दल का आतंक था और प्रवीण तोगड़िया निकलते थे और इस आतंक को मोदी जी ने समाप्त किया। तो मैं तो कहता हूं कि अगर वाकई आतंक है तो मोदी जी जिस तरह पीएफआई को बैन किया उस आतंक को समाप्त कर दें। रही बात कांग्रेस के ताल्लुक से, अगर कांग्रेस वाकई में बैन करना, पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बैन करे। सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग तो राजस्थान में होती है, लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए भाषा, दोनों के दोनों ये छिटा एक दूसरे की नूरा कुश्ती खेल रहे हैं? क्या वाकई अगर करने जा रहे हैं तो पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कराइए। दूसरी चीज, लेकिन शादाब आपने अपनी बात को रखा, मैं इमरान पाशा साहब को लेकर आना चाहता हूं। इमरान पाशा, 40 सेकेंड, क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल बड़ी गड़बड़ करी है कांग्रेस पार्टी ने जो बजरंग दल वाले विषय को लेकर आई है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इमरान जी बोलिए आप। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, महात्मा गांधी जी ने कहा था। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्नाटका में जो है ना, यहाँ पर चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है, धर्म प्रचार चल रहा है। जो काम धर्म गुरुओं का करने का था वो काम नेता के लोग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। यहाँ पर मुद्दे मायने नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की तकलीफ मायने नहीं रख रहे हैं। जब से कर्नाटका में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है तब से लेकर आज तक के न्यूज़ डिबेट देखिए, कांग्रेस के बीजेपी के नेताओं के भाषण देखिए, या तो गुंडागर्दी चल रही है भाषणों में, या गाली गलौज चल रहा है, या डराना धमकाना चल रहा है। मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो नेशनल अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं, लेकिन इमरान पाशा, बजरंग दल वाला मुद्दा था, बजरंग दल वाला मुद्दा था क्या? मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपसे इमरान पाशा जवाब लूंगा। स्वामी दीपांकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर पार आप देख रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पर, ब्रेक के बाद। यानी पुतिन किसी भी दिन उसके पड़ोसी यूक्रेन की तरह उस पर हमला बोल सकते हैं। हालांकि पोलैंड एक नेटो देश है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पुतिन उस पर सीधे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी देते रहे। लेकिन पुतिन ने किसी की नहीं सुनी और यूक्रेन पर वार कर दिया। पोलैंड को भी ऐसे ही हमले का डर सता रहा है। इसी वजह से वो यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने जा रहा है और इसके लिए पोलैंड ने एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पोलैंड इस पैसे से आने वाले 12 साल में एक ऐसी सेना खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जो पुतिन की सेना से मुकाबला कर सके और बिना वक्त गंवाए रूस के किसी भी हमले का जवाब दे सके, क्योंकि पोलैंड की सीमा रूस के कलिनिनग्राद से लगती है और कलिनिनग्राद वो जगह है जहां रूस के परमाणु हथियार और उन्हें दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हैं। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में। खबर है कि इसी वजह से पोलैंड ने अपनी सेना की ताकत कई गुना बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए पोलैंड 10,000 करोड़ यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसकी मदद से पोलैंड अपनी सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने के साथ ही आधुनिक हथियारों के जखीरे को भी बढ़ाएगा, ताकि वो पुतिन की ताकतवर सेना के आगे खड़ा हो सके। हालांकि पोलैंड की मदद के लिए अमेरिका भी आ गया है
उसने पिछले साल यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद अपने सैनिकों की अच्छी खासी संख्या पोलैंड भेजी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद भी पोलैंड को रूस का खतरा सता रहा है, इसीलिए वो अपनी जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा पुख्ता करने जा रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड अपनी सेना में जवानों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख तक करेगा। इसके साथ ही वो 2000 टैंकों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने आसमान की सुरक्षा के लिए पोलैंड 10 से ज्यादा फाइटर प्लेन भी खरीदेगा, जबकि आधुनिक रॉकेट लॉन्चर और 3 जंगी जहाज भी उसकी सेना का हिस्सा बनेंगे। साफ है कि नेटो देश होने के बाद भी पोलैंड रूस को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो खुद ही रूस का मुकाबला करने में जुट गया। लेकिन एक दूसरा नेटो देश लिथुआनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुआनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो यह सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुआनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुआनिया को यह डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब जेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया और अब लिथुआनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। के बीच ही कादिरोव ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाने वाली अपनी खुद की सेना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक रमजान कादिरोव रूस में हथियारों की एक प्रदर्शनी देखने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी खुद की एक सेना बनाने की बात कही, जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार होगी। यानी जहां रमजान कादिरोव कहेंगे वहां उनकी प्राइवेट आर्मी कहर बनकर टूट पड़ेगी। कादिरोव ने जिस तरह अपनी सेना को लेकर ताल ठोकी है, उससे साफ है कि दुनिया के ज्यादातर देश उनके खतरनाक इरादों की जद में हैं। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप के वो देश जिन्होंने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि रमजान कादिरोव को पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक माना जाता है। वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरोव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि जेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरोव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए जेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली और आखिरकार रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरोव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरोव के आदेश का इंतजार करते हैं और एक बार कादिरोव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरोव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरोव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरोव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरोव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरोव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे।
हालांकि रमजान कादिरोव का यह दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो। लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था। और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी